हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन AR क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ाई करेंगे, ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 का नाम है धातु और अधातु का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझेंगे। पॉइंट का नाम है खनिज, अयस्क और धातु कर्म। खनिज जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं, अयस्क जिसे हम और बोलते हैं, धातु कर्म जिसे हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको बता दूं, ये धातु और अधातु का वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, या कुछ देर के बाद यहाँ आई बटन पे एक लिंक आएगी, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी आप देखा कीजिए कोई भी वीडियो या पढ़ा कीजिए कोई भी चैप्टर, तो आप क्रम से ही देखा कीजिए। क्रम से, सीरियल नंबर से देखने से ये होता है कि हर चीज़, हर टॉपिक आपको समझ में आएगी और एग्जाम में कहीं से दिक्कत आपको होगा नहीं। ठीक है, तो हम समझेंगे सबसे पहले खनिज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स। आखिर ये खनिज होता क्या है? ठीक है, आपको बता दूं, एक छोटा सा चार्ट बना करके यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो शायद आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या चीज़? शुद्ध पदार्थ। आपको पता होगा, आप 9th में पढ़े होंगे शुद्ध पदार्थ। एक होता है क्या चीज़? अशुद्ध पदार्थ। क्या चीज़? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मुख्य रूप से बोलते हैं मिश्रण भी। क्या बोलते हैं? मिश्रण भी बोलते हैं। मिश्रण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण। कौन सा? समांगी, एक सेकेंड, समांगी मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। आपको इतनी बात ये भी पता है कि जो शुद्ध पदार्थ है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व और एक होता है क्या चीज़? यौगिक। आपको तो इतनी बात पता है शायद। ठीक है, तत्व भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु और एक होता है अधातु और इसके अलावा एक होता है उपधातु। आपको ये चीज़ शायद पता है। इसके बाद यौगिक जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कार्बनिक यौगिक और इसके अलावा एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, आपको ये चीज़ पता है शायद ना। चलिए अब हम समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो शुद्ध पदार्थ होता है यानी मिश्रण, इसको हम खुद से बनाते हैं, यानी समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण हम खुद से बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं, आप क्या कीजिए, मिक्स कीजिए पानी में चीनी, तो इस तरह से हमारा समांगी मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी विलयन जो शरबत है ये बनकर तैयार हो जाता है ना। यानी कि ये भी जो भी है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, इसे हम बनाते हैं। लेकिन ये जो है तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, इसे हम बनाते हैं नहीं। जैसे धातु, अधातु, उपधातु, चाहे कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इसे हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? पृथ्वी से। तो हम धातु, अधातु, उपधातु, चाहे कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक न कह के, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि पृथ्वी के अंदर से यदि तत्व और यौगिक को हम जिस रूप में प्राप्त करें उसको हम बोलेंगे खनिज। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु न कह के और कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक न कह के मैं आपसे यदि कहूँ कि तत्व और यौगिक प्राप्त करते हैं पृथ्वी के अंदर से, तो उसी को हम खनिज कहेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं ना। तो धातु, अधातु, उपधातु न कह के हम बोलेंगे तत्व और यौगिक। तो हम इसमें ऐसा बोलेंगे, किस में? खनिज में। पृथ्वी के अंदर से तत्व अथवा यौगिक को जिस रूप में प्राप्त किया जाए, चाहे ठोस रूप में, चाहे द्रव रूप में, चाहे गैस रूप में, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, किसी भी रूप में प्राप्त हो जाना चाहिए तत्व और यौगिक। कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से ना। यानी पृथ्वी के अंदर से तत्व अथवा यौगिक को जिस रूप में प्राप्त किया जाए उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे खनिज। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी के अंदर से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? खनिज कहते हैं ना। तो केवल कार्बनिक और अकार्बनिक ही नहीं, इसके अलावा तत्व को भी हम प्राप्त करते हैं पृथ्वी के अंदर से। जैसे सोना निकालना है, ठीक है, चांदी निकालना है, पृथ्वी के अंदर से ही निकालते हैं हम सभी लोग। ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे तत्व यौगिक दोनों बोलेंगे ना। तो खनिज क्या है? तो पृथ्वी के अंदर से तत्व अथवा यौगिक को जिस रूप में प्राप्त किया जाए उसी को हम बोलेंगे क्या चीज़? खनिज बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। इसका डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप समझिए खनिज के बारे में और बातें। आपको बता दूं, जो खनिज हम पृथ्वी के अंदर से निकालेंगे वे पत्थर के भी रूप में हो सकते हैं, बालू के भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको द्रव के रूप में हो सकता है, गैस के रूप में भी उपस्थित हो सकता है, मिट्टी के भी रूप में उपस्थित हो सकता है ना। कहने का मतलब है कि जो हम प्राप्त करेंगे धातु, यौगिक, वो आपको किसी पत्थर के अंदर मिल सकता है, किसी मिट्टी के अंदर भी मिल सकता है, किसी बालू में भी मिल के हो सकता है उपस्थित उसमें ना। यानी किसी न किसी पदार्थ में उपस्थित हो सकता है वो मिल के। समझे? अगर सोना को हम प्राप्त कर रहे हैं पत्थरों से,
जैसे पृथ्वी के अंदर हमें पता चला कि यहाँ पे सोना है तो हमने खुदाई शुरू कर दिया, तो क्या आपको शुद्ध सोना प्राप्त हो जाएगा? नहीं, शुद्ध प्राप्त नहीं होगा। आपको उसी मिट्टी कंकड़ पत्थर में वो उपस्थित होगा, उसको शुद्ध करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? उसमें से जो गंदगियाँ हैं उसको निकालना पड़ेगा, जो पत्थर है उसको निकालना पड़ेगा। तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं धातु कर्म, समझे? धातु कर्म आगे हम समझेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। लेकिन अभी जो समझा रहा हूँ केवल उतना ही समझिए, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि पृथ्वी के अंदर जो धातु है वो पत्थर, बालू, मिट्टी, द्रव इसके रूप में भी उपस्थित हो सकता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो कोयला को पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, तो हम कोयला को काला सोना के भी नाम से जानते हैं ना। कभी कभी पूछता है कि काला सोना किसे बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कोयला को, ठीक है? अगला समझिए, पेट्रोलियम को हम द्रव सोना के भी नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है उसको द्रव सोना के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि वो द्रव के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है? इसके अलावा उसको हम चट्टानी तेल भी बोलते हैं या खनिज तेल भी बोलते हैं, ठीक है? इसी का नाम है, किसका? पेट्रोलियम का। वो द्रव रूप में उपस्थित होता है, उपस्थित, इसलिए इसको द्रव सोना के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा चट्टानी तेल के भी नाम से या खनिज तेल के नाम से जानते हैं, किसको? पेट्रोलियम को, ठीक है? इसको हम चट्टानी तेल क्यों कहते हैं, ध्यान से समझिए। चट्टानी तेल इसलिए क्योंकि दोनों दो ठो पत्थर के बीच में उपस्थित होता है। नीचे एक पत्थर होता है और ऊपर भी एक पत्थर रहेगा, और इसके बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है। ऊपर से दबा रहता है, नीचे से भी, और ऊपर से चट्टान में दबा होता है। इसको कैसे निकालते हैं? तो पृथ्वी के ऊपर से हम ऐसा ड्रिल करेंगे, ड्रिल यानी इसमें छेद करेंगे, और छेद करके वहाँ तक पत्थर को तोड़ते तोड़ते पहुँचाएंगे। पहुँचाने के बाद में उसको हम खींचेंगे बड़े बड़े मशीनों की सहायता से, समझे कि नहीं समझे? फिर वहाँ पे उसको शुद्ध किया जाएगा। शुद्ध करने का प्रोसेस होता है, उसमें आपको पेट्रोल मिलेंगे, डीजल मिलेंगे, इसके अलावा केरोसिन यानी जो मिट्टी का तेल बोलते हैं, समझे कि नहीं? ये सारे चीज़ें, ग्रीस मिल जाएंगे आपको, उसी से प्राप्त होता है। कहाँ से? पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। तो जो पेट्रोलियम होता है ना, इसको हम द्रव सोना के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा चट्टानी तेल या तो फिर खनिज तेल के भी नाम से जानते हैं। ये हुआ खनिज के बारे में, ठीक है? खनिज के बारे में मैंने जो भी पॉइंट बताया है वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? अब हम समझते हैं अयस्क के बारे में कि अयस्क होता क्या है। आपको पता है कि हमने पृथ्वी के अंदर से खनिज पदार्थ को निकाला है। किसको? खनिज पदार्थों को निकाला है, जो कि पत्थर के रूप में उपस्थित हो सकता है, बालू के रूप में उपस्थित हो सकता है, मिट्टी के रूप में उपस्थित हो सकता है। पता है कि नहीं? तो जो पत्थर हम निकाले हैं पृथ्वी के अंदर से, जिसमें धातु उपस्थित है, क्या उस पत्थर को अयस्क हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? तो आपको पता है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो खनिज होता है ना उसी को अयस्क बोलते हैं, लेकिन सभी खनिज को नहीं बोलेंगे। जो हम सभी जो निकाल रहे हैं पृथ्वी के अंदर से, सबको हम नहीं बोलेंगे। क्या चीज़? अयस्क हम सबको नहीं बोलेंगे। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि इस पृथ्वी के अंदर सोना है, आपने जेसीबी बुलवा दिया, बड़े बड़े मशीन बुलवा दिया और खुदाई शुरू करवा दिया, ठीक है? आप जब खुदाई शुरू करवाए तो लास्ट में ये देखा गया कि इस चट्टान में बहुत थोड़ा मात्रा में सोना उपस्थित है। आपने बहुत पैसा खर्च किया, कम से कम आपका करोड़ों रुपए खर्च हो गए खुदाई करवाते करवाते, अब पता चला कि इतना सा सोना प्राप्त हुआ, ठीक है? तो वो जो हम उस पत्थर को जो निकाले बाहर हम, ठीक है, जिसमें सोना उपस्थित था, तो उस पत्थर को हम अयस्क नहीं बोल सकते। कारण क्या है कि उसमें कम मात्रा में सोना उपस्थित है। अगर यही चीज़ अधिक मात्रा में होता, ठीक है, यानी हमको निकालने में कम समय भी लगे, कम पैसा भी खर्च हो, और यानी कम समय में कम लागत में अधिक से अधिक अगर उसमें सोना प्राप्त किया जा सकता था, यानी उस पत्थर से, तभी हम उसको बोलते क्या चीज़? अयस्क। जिसमें कम मात्रा में रहेगा, जिससे हम बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत के बाद में बहुत थोड़ा सा प्राप्त हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसे हम अयस्क नहीं बोल सकते। लेकिन हम अयस्क उसी को बोलेंगे जिसमें कम समय में कम मेहनत में अधिक से अधिक सोना प्राप्त किया जा सके, या अधिक से अधिक धातु को प्राप्त किया जा सके। धातु में सब आ जाएगा ना, आपका सोना, चांदी, लोहा, ये चीज़, ठीक है, सब आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी अयस्क के बारे में मैं ऐसा बोलूँगा कि जिन खनिजों से कम समय में, कम लागत में, कम मेहनत में अधिक से अधिक धातु को प्राप्त किया जा सकता है, तभी उन खनिजों को हम अयस्क बोलेंगे,
ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन खनिजों से अधिक मात्रा में यानी कम समय में, कम मेहनत में और कम लागत में अधिक से अधिक मात्रा में धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, तो उन्हीं खनिज को हम बोलेंगे क्या चीज़, अयस्क बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं सभी खनिज को अयस्क हम नहीं कह सकते हैं, सभी खनिज को अयस्क हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ में कम उपस्थित होंगे धातु, कुछ में अधिक उपस्थित होंगे। तो जिसमें बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है उसी को बोलेंगे अयस्क, जिसमें है ये नहीं है उसको हम कहाँ से बोलेंगे अयस्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खनिज है वो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकता है। कहा है कि सभी अयस्क को कहाँ से प्राप्त किया गया है, अयस्क को प्राप्त किया गया है खनिज से ना। तो हम बोल सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम समझेंगे कुछ अयस्कों के नाम। ठीक है, तो लोहे के प्रमुख अयस्क का नाम क्या क्या है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है दो ऐसे प्रमुख अयस्क हैं जिनके द्वारा अत्यंत मात्रा में, अधिक मात्रा में लोहा को प्राप्त किया जाता है। कौन कौन है भाई, तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। इसका मैं सूत्र बता दूंगा यहाँ कुछ देर बाद। ठीक है, इसके अलावा समझिए जो कापर होता है, जहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं जिन अयस्कों से ना, जो कापर का भी तो अयस्क होगा, खादान से ही तो प्राप्त किए होंगे। ठीक है, तो कापर का जो अयस्क होता है उसका नाम है कापर पाइराइट। क्या नाम है, कापर पाइराइट। इसका मैं फार्मूला आपको बता दूंगा और लिखवा दूंगा। ठीक है, और समझिए जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम जहाँ से प्राप्त किया जाता है जिस अयस्क से, उस अयस्क का नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो अयस्क है जो पृथ्वी के अंदर से खोद के निकाला गया है, उसमें अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि लोहे के अयस्क, कापर के अयस्क और एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं प्रमुख आपको लिखवा देंगे। कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्क के नाम लिख लीजिए। लोहा का जो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, और हेमेटाइट Fe2O3 होता है ना। ये प्रमुख अयस्क है जो मेन, और भी अयस्क होते हैं जो मेन होते हैं, ये है ना, इससे अधिक मात्रा में धातु प्राप्त कर देंगे। कापर का जो है ये कापर पाइराइट होता है। कापर जो धातु है इसका अयस्क होता है कापर पाइराइट, इसका सूत्र होता है CuFeS2। एल्यूमिनियम जो होता है इसका अयस्क का नाम है बॉक्साइट, इसका सूत्र है Al2O3 × 2H2O। ठीक है, आप इसको भी लिख लेंगे। अब समझिए धातु कर्म होता क्या है। धातु कर्म, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हम अयस्क प्राप्त किए हैं लोहा के लिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, कापर के लिए कापर पाइराइट, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट। जैसे बॉक्साइट अयस्क आप खदान से प्राप्त किए ना, अब इस बॉक्साइट अयस्क से हमको एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, Al2 एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। तो एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए कुछ हमें काम करने पड़ेंगे, कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे हम काम करें, क्या क्या करें, तब जा कर के हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। तो वही जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम धातु कर्म। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अयस्कों से, जो अयस्क यहाँ पे दिख रहा है ना, यानी अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है उस क्रिया को हम बोलते हैं धातु कर्म। ठीक है, और क्रिया कौन कौन सा होता है तो आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन आ रहा होगा, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद में आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मतलब कौन कौन सा काम करते हैं। तो सबसे पहला काम हम करते हैं क्या चीज़, सांद्रण। क्या, सांद्रण। पहला काम करते हैं सांद्रण। दूसरा काम करते हैं निस्तापन। निस्तापन, सांद्रण एक प्रक्रिया होती है जिसको आपको समझना होगा विस्तार से। फिर निस्तापन समझना होगा कि भर्जन, प्रजनन, विषमरीकरण। ठीक है, तीसरा भर्जन, ठीक है, भर्जन है ना, और चौथा प्रगलन। इसके अलावा बेसीमरी, और पांचवा है बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण,
बताऊंगा, समझाऊंगा तो समझ में आएगा। और धातु का शोधन, धातुओं का शोधन, ये सब क्रिया करते हैं ना, यानी धातु कर्म के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं ये हैं, ठीक है। धातु कर्म के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं ये हैं। सबसे पहले हम सांद्रण करेंगे, निस्तापन करेंगे, भर्जन करेंगे, प्रगलन करेंगे, बेसेमरीकरण करेंगे, फिर धातु के शोधन करेंगे। लास्ट में हमको धातु प्राप्त होगा, यानी 4, 5, 6 स्थिति में इतना काम करना पड़ेगा। तब सांद्रण का मतलब समझिएगा कि जो भी धातु हमें प्राप्त हुआ है, जो भी आप उसमें से धूल मिट्टी कंकड़ जितना भी है उसको हटाने की कोशिश कीजिए, तो इसको हम बोलेंगे सांद्रण। निस्तापन मतलब जो भी उसमें पहले उसको गर्म करेंगे, निस्तापन का मतलब गर्म। और जो गर्म कैसे करेंगे, तो पहले जो भी हमें प्राप्त हुआ है ना ये धातु, उसको हम पीसेंगे, पीसने के बाद में हम उसको निस्तापन करेंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे ताकि पानी के कुछ कण जो भी उपस्थित है उसमें वो सब निकल के भाग जाए। भर्जन का मतलब फिर भूजेंगे, उसको भूजेंगे, इसलिए भूजना नहीं भूजते हैं जी, भूजेंगे तो ऐसा होगा कि इसमें जो भी और कुछ ऐसे गैस होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, तो वो सब भी उड़ के निकल जाएगा। फिर प्रगलन, उसको फिर गलाएंगे, ठीक है। गलाएंगे तो जो धातु होंगे जिसको प्राप्त करना है वो गल के अलग हो जाता है। फिर बेसेमरीकरण भी एक प्रक्रिया होती है, और लास्ट में धातु की शोधन, ठीक है। ये 4, 5, 6 जो है ना ये प्रक्रिया आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको एग्जाम में पूछता है कि सांद्रण क्या है, निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है, प्रगलन क्या है, बेसेमरीकरण क्या है, धातु की शोधन क्या है ना। तो ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।